हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का एक नया टॉपिक, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताओं में एक ब्रॉड टॉपिक है। सामाजिक विषमताओं में हम 5 टॉपिक्स को देखेंगे। हम वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, एक क्षत्रिय शासक को समझेंगे, साथ ही साथ जातियों में और किस तरह से सामाजिक गतिशीलता आती है। उसके अलावा 4 जो वर्ण हैं उनसे परे ऐसे कौन से वर्ग हैं जिनमें एकीकरण देखने को मिलता है, और 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। तो इस तरह से ये सारे 5 टॉपिक अलग अलग भी अपना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। यानी सीबीएसई का अलग अलग एक क्वेश्चन इनमें बनता है, साथ ही साथ कलेक्टिवली ये एक पूरा टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में पढ़ा था वैदिक काल। अब वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर पोस्ट वैदिक ईरा, उत्तर वैदिक काल। ओके, तो हम समझें कि हम 600 BC टू 600 AD के बीच सोशल लाइफ को समझने जा रहे हैं, सामाजिक जीवन को। तो समाज में विषमताएं, डाइवर्सिटीज, असमानताएं, अनइक्वलिटी मौजूद थी। तो हम समझें कि पूर्व वैदिक काल में क्या था। समाज में वर्ण व्यवस्था जो है वो परिलक्षित होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में बेसिकली 4 वर्ण थे, और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में इस तरह से 4 वर्ण बने, और प्रत्येक वर्ण का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, उसके द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसको निश्चित कर दिया। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वो व्यवसाय पर आधारित थी। जो व्यक्ति जो काम करता है उसके आधार पे वो समाज में किसी भी वर्ण में काउंट हो सकता है। ये जन्म आधारित नहीं थी, इसे याद रखिए। ना ही ये जटिल, यानी इसमें अभी जटिलताएं नहीं आई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार के जो व्यक्ति हैं अपनी इच्छा से कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं। ऋग्वेद जो है, इसका हम एग्जाम्पल देखें। यानी एक ही परिवार जो है उसके सदस्य जो हैं, वो सदस्य अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य अपना सकते हैं, उन पर कोई बंधन नहीं था। साथ ही साथ ऋग्वेद के एक सूक्त में हमें पता चलता है क्या? एक व्यक्ति कहता है कि मैं गायक या कवि हूँ, मेरे जो पिता हैं वो वैद्य हैं, और मेरी माता जो है वो चक्की चलाती है। यानी इस सूक्त से ये क्लियर होता है कि एक ही फैमिली के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ऑक्यूपेशन अपनी इच्छा, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी आजीविका अपना सकते हैं। यानी अगर हम पूर्व वैदिक काल के जो वर्ण व्यवस्था है, समाज का ढांचा है, उसको अगर हम समअप करें तो हम ये समझें कि समाज में जो 4 वर्ण थे वो परिलक्षित हो चुके थे, लेकिन इनमें अभी कोई उच्च और निम्न जो वर्ण है उसके आधार पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। ये जटिल नहीं थे, ये जन्म आधारित भी नहीं थे, ये लोगों की इच्छा पर डिपेंड करते थे। ऐसा संभव था कि एक ही परिवार के कई व्यक्ति अलग अलग पेशा करते थे, पेशा अपनाते थे। अगर पिता जो हैं वो अगर कृषक हैं तो उसका पुत्र जो है वो शासक भी बन सकता है, सैनिक भी, या वो वेदों को पढ़ाने वाला शिक्षक भी बन सकता है। तो इस तरह से कोई बाध्यता नहीं थी कि आपने जिस घर में जन्म लिया तो आपको यही पेशा अपनाना पड़ेगा। आप फ्री थे कुछ भी फॉलो करने के लिए। लेकिन
ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुत ज्यादा जटिल हो गई, बहुत ज्यादा जटिल हो गई। अब हम इसको देखते हैं कि जटिल कैसे हुई है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, ये 4 वर्ण थे। ये 4 वर्ण की जो व्यवस्था थी, ये एक सोपानात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। सोपानात्मक सामाजिक व्यवस्था का मतलब है समाज में 4 वर्ण हैं। ठीक है, समाज 4 भागों में बटा है, लेकिन क्या उसमें सारे इक्वल थे? नहीं। सामाजिक उस ढांचे में किसी वर्ण को सबसे ऊपर स्थान दिया गया, किसी को दूसरे स्थान पर, किसी को तीसरे और किसी को निम्न। ये जो कैटेगराइज किया गया समाज में उनके महत्व के आधार पर, इसे सोपानात्मक व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, ये कैसी हो गई? ये सोपानात्मक। ठीक है, सोपानात्मक सामाजिक व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ये सोपानात्मक व्यवस्था कैसे थी। समाज में इनका प्रथम स्थान पे इनको रखा गया, इनको दूसरे स्थान पे, इनको तीसरे और इनको सबसे निम्न चतुर्थ स्थान पे। पहली चीज, और चारों ही वर्णों के लिए ऑक्यूपेशन, आदर्श आजीविका कि ये वर्ग के व्यक्ति क्या पेशा अपनाकर अपनी जीविका चलाएंगे। तो जो ब्राह्मण है उनके लिए कार्य डिसाइड किया गया, वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा देना। साथ ही साथ धार्मिक जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान मतलब यज्ञ हवन, वो सारे जो अनुष्ठान है उनको संपादित करना। साथ ही साथ दान देना और दान लेना। इस तरह से इनका मुख्य काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक अनुष्ठान करना था। ओके, इनको समाज में सर्वोच्च स्थान पे रखा गया। दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था शस्त्र धारण करना। शस्त्र धारण करना, क्योंकि शस्त्र धारण कर रहे हैं तो ये क्या है? शासन करना, युद्ध लड़ना, रक्षा करना, ये इनका मेन काम था। इसी के साथ साथ ये भी वेदों का अध्ययन यानी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी थे और धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। राजा बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ वगैरह करवाते थे। धार्मिक अनुष्ठान ये करवाते थे ब्राह्मणों के माध्यम से, और दान देना। इस तरह से इनका ये कार्य डिसाइड किया। अब जो वैश्य वर्ग है उनका बेसिकली उत्पादन कार्य में ये लगे थे, जैसे कृषि, गौपालन, व्यापार आदि। और इन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये भी धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते थे और साथ ही साथ ये ब्राह्मणों को दान भी देते थे। जब भी कोई अनुष्ठान करवाएंगे तो आपको उसमें प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, आपको दान आदि भी देना है। शूद्र जो वर्ग है उसका समाज में सबसे निम्न स्थान था और इसका काम था जो ऊपर के 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम शूद्र वर्ग को दिया गया और इसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यानी अब आपको समझ आया, ये वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गई? जटिल हो गई और इसके साथ साथ ये जन्म आधारित भी हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन चारों में से किसी भी वर्ण में जन्म लिया है, आपके पिता क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण किसी भी वर्ण में से है, तो आपको भी, मान लीजिए आपने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, तो आपको भी शस्त्र धारण करने हैं, युद्ध करना है, रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी इच्छा है कि आप व्यापार करें या शिक्षा प्राप्त करें,
तो आप अपना पेशा नहीं बदल सकते अकॉर्डिंग टू दैट सोशल सिस्टम। आरंभिक ब्राह्मणवादी वैदिक जो परंपराएं हैं उनके अनुसार ये उम्मीद की जाती थी कि समाज के जो लोग हैं वो इन नियमों को, कानून कायदों को पूरा करें। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस वर्ण व्यवस्था को लोग फॉलो क्यों करेंगे? तो लोग फॉलो करें इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए ब्राह्मणों के द्वारा। आइए हम देखते हैं इसको लागू करवाने के लिए। अभी हम यही टॉपिक देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था। तो हमने वर्ण व्यवस्था को समझा, उनका स्थान, उनके कार्य, और ये व्यवस्था सोपानात्मक थी। सबसे ऊपर किसी एक वर्ण को रखा गया, फिर सेकंड पे किसी और, इस तरह से। और पूर्व वैदिक काल में ये जो ढांचा है ये ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जटिल बन गई। तो समाज के लोग इसे फॉलो क्यों करेंगे, इसको पालन करने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय अपनाए, उसको हम देखते हैं। आइए, तो जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था उसे लागू करने के जो उपाय है वो क्या अपनाए गए। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन अकेला वर्ण व्यवस्था पर कि समाज जो है धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों के अनुसार समाज है, उसमें आदर्श आजीविका क्या थी 4 वर्णों की, और इसे लागू करने के क्या तरीके थे। तो पहला तरीका है दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा तरीका बनाया इन्होंने जन्म आधारित सिद्धांत, और तीसरा बता दिया इन्होंने जो राजा हैं, राजाओं को इनका पालन करवाने के लिए क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला कि ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए जो तरीके अपनाए, उसमें पहला तरीका है दिव्य उत्पत्ति। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त के 12वां जो श्लोक है उसके अंदर बताया है, क्या बताया है कि जो ये पूरी सृष्टि है इसकी उत्पत्ति परम जो पिता परमेश्वर हैं, यानी जो परम ब्रह्मा है, ब्रह्मा, उनके शरीर से हुई है। ठीक है, तो शरीर में देखिए जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से, मुख कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ साथ उनकी जो जंघा है, या हम कहते हैं उदर पेट, उससे वैश्यों की उत्पत्ति, और साथ ही साथ चरण यानी पैर जो हैं उससे शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई। यानी इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है ये एक दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, यानी देवताओं ने इसे बनाया है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कुछ हमें श्लोक भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो ब्रह्मा है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा के मुख से कहीं के मस्तिष्क भी मिलता है, उससे ब्राह्मणों की जो है उत्पत्ति हुई। क्योंकि शरीर का सबसे प्रमुख हिस्सा हमारा मस्तिष्क और मुंह है, जो पूरे शरीर को संचालित करता है, जो सबसे ऊपरी स्थान पर है, इसलिए समाज में इनका नंबर 1 स्थान है। नंबर 2 पर है भुजाएं। हमारे ये जो है भुजाएं, ये इनका काम क्या है, अपनी रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना। तो शस्त्र धारण करने का जो काम है वो क्षत्रियों को दिया गया, और इनका दूसरा स्थान, क्योंकि मस्तिष्क मुख के बाद दूसरा स्थान आता है भुजाओं का, तो दूसरा स्थान आता है भुजाओं का। तो भुजाएं शरीर में मस्तिष्क और मुख के बाद दूसरे स्थान पर हैं। तो दूसरा स्थान रखा गया क्षत्रियों का। जो क्षत्रिय है शस्त्र धारण करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे और शासन कार्य करेंगे। इसी हिसाब से बताए तीसरा जो है, ब्रह्मा के पेट और जो जंघाएं हैं उनसे वैश्यों का जो है वो जन्म हुआ है, और उनका काम है उत्पादन करना पूरी सृष्टि के लिए। तो इस तरह से तीसरा स्थान उनका रखा गया। और चौथा स्थान है चरण यानी पैर। तो पूरे शरीर में पैरों का सबसे निम्न स्थान है, वो पूरे शरीर का बोझा होते हैं। तो इसी प्रकार से जो शूद्र हैं
इन्होंने इनको निम्न तबके पे रखा सबसे, और ये माना कि जो ऊपरी तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा का कार्य इनका है। तो इस प्रकार ये लागू करवाने का पहला नियम था कि दिव्य उत्पत्ति का, कि परमपिता जो है ब्रह्मा उनके शरीर से उत्पत्ति हुई है। तो ये दिव्य सिद्धांत है, प्रत्येक को इसे फॉलो करना ही होगा। दूसरा सिद्धांत देखिए हम, जन्म का सिद्धांत। तो जन्म के सिद्धांत में क्या है, ये धारणा प्रचलित करवाई गई कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत कैसा है, ये जन्म आधारित है और ये ईश्वरीय है। कैसे, ईश्वर आपको जिस समाज के जिस पायदान पे रखना चाहता है, ईश्वर उसी वर्ण में आपको जन्म देता है, और जिस वर्ण में आपको जन्म मिला आपको उसी का जो व्यवसाय है, उसकी जो आजीविका है, ऑक्यूपेशन है, उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कि आपके कर्मों के हिसाब से ईश्वर ने आपके लिए वर्ण में से एक तय कर रखा है, उसी में आपका जन्म होता है और फाइनली आपको उसी के अनुसार अपना जो ऑक्यूपेशन है वो अपनाना पड़ता है। और तीसरा जो तरीका था वो ये तरीका था, आपको ध्यान होगा, ये वही समय था जब जनपद महाजनपद बन रहे थे, नए नए शासक बन रहे थे, वो अपने साम्राज्य को, अपने राज्य में हो रही उथल पुथल, नए जो परिवर्तन है उनको सिस्टमेटिक रूप से लिखवाना चाहते थे, जनता पे अच्छा कंट्रोल करना चाहते थे। इसी दौरान जो नए शासक हैं, ब्राह्मणों द्वारा नए शासकों को प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने राज्य में इन नियमों का पालन करवाएं, ताकि जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। तो इस प्रकार से इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जो लोग हैं, धीरे धीरे लोगों ने इसकी पालना करनी शुरू कर दी, उन्होंने उसे अपनी नियति मान लिया। लेकिन कभी कभार यदा कदा लोग इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विरोध भी कर देते थे, जब उनके साथ ज्यादा अमानवीय व्यवहार होता था। इसके अलावा तीसरा तरीका जो था वो ये था कि ये वही समय था जब उत्तर भारत में जनपद महाजनपद विकसित हो रहे थे, नए नए शासक उभर के आए और ये अपने शासन की गतिविधियों को बहुत ही नियंत्रित तरीके से लिखवाना चाहते थे और समाज को बहुत ही नियमित तरीके से चलाना चाहते थे। तो ब्राह्मणों द्वारा इन नए राजाओं को प्रोत्साहित किया गया कि ये अपने राज्य में ये धर्म शास्त्रों, धर्म सूत्रों के ये जो नियम है, आचार विचार के नियम है, ये जो वर्ण व्यवस्था के नियम है, इनको फॉलो करवाएं। तो इस तरीके से हमने देखा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पे अकेला अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने दो चीजें देखी, एक तो वर्ण व्यवस्था यानी 600 BC टू 600 AD के बीच हमारा समाज कैसा था, समाज वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था ज्यादा जटिल हो गई। और सेकंड हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कौन से उपाय अपनाए गए और फाइनली इसका परिणाम क्या हुआ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्षत्रिय शासक। यानी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस काल में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हमें बताई गई हैं, उनका 100% वो फॉलो होती थी, उनका पालन होता था, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय जो है उनसे उम्मीद की जाती थी, उनका ये ऑक्यूपेशन था कि वो शस्त्र धारण करें, समाज की रक्षा करें, शासन व्यवस्था चलाएं। अब देखिए कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनमें एक क्षत्रिय शासक के उदाहरण मिलते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इन्हें जो ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं उनमें शूद्र या निम्न कुल का माना गया है, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें कहीं इनको उच्च कुल का भी माना गया है। यानी कुल मिलाके इनके वर्ण के बारे में बड़ी दुविधा है और अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि ये निम्न वर्ण से बिलोंग करते थे। यानी ये क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी ये शासक थे। इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी और एक प्रतापी शासक थे। दूसरा हम बात करें तो मौर्य काल के बाद शुंग वंश
और कण्व वंश, इन वंशों का शासन आया। ये मौर्योत्तर राजवंश थे और ये ब्राह्मण वर्ण से संबंध रखते थे। यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वर्ण का कार्य है वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, लोगों को शिक्षा देना, धार्मिक अनुष्ठान करना, और शासन करने का काम है क्षत्रियों का। लेकिन यहाँ भी हमें अपवाद देखने को मिलता है कि ये दोनों ही वर्ण जो है ये ब्राह्मण थे। तीसरा हम देखें शक। जो शक थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। इन सभी राजवंशों के बारे में हम सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं डीपली। तो मध्य एशिया से ये शक आए थे और इन्हें ब्राह्मण क्या कहते थे? इन्हें ब्राह्मण जो है वो मलेच्छ, बर्बर और विदेशी कहा। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्राह्मण है वो शकों को क्या मानते थे और शकों के प्रसिद्ध शासक और उसकी उपलब्धि बताइए। इनका जो प्रसिद्ध शासक है हम पढ़ चुके हैं पहले, रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रसिद्ध शासक थे और जिनके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील जो है उसकी मरम्मत कहते हैं, उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इस तरह से ये जो शक हैं ये भी वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, ये विदेशी माने गए। ये बाहर से वर्ण व्यवस्था के परे इनको माना गया, इनको मलेच्छ बर्बर। इसके बाद हम देखें सातवाहन। सातवाहन भी हम पढ़ चुके हैं। सातवाहन जो है दक्षिण यानी दक्कन जो है उस क्षेत्र में इनका विकास हुआ और ये बेसिकली क्या थे? ब्राह्मण थे। प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी क्या कहते हैं? खुद को अनूठा ब्राह्मण बताते हैं और क्या बताते हैं? खुद को अनूठा ब्राह्मण बताते हैं और क्षत्रियों के दर्प यानी घमंड का नाश करने वाला बताते हैं। यानी अपने आप को बहुत बेस्ट शासक जो कि समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था और अन्य नियमों को अच्छे से पालना करवाने के लिए जाने जाते हैं। जिनका ये दावा था कि समाज में प्रचलित नियम कानून कायदों को वो भली भांति पालन करवाते हैं और साथ ही साथ वर्णों के बीच विवाह के जो संबंध थे उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, इनकी मनाही। यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में वैवाहिक संबंध नहीं होने चाहिए। तो ये जो सातवाहन शासक थे इनका ये दावा था। लेकिन दूसरी तरफ हम अपवाद देखें, अपवाद क्या था? एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि क्षत्रियों का दर्प का नाश करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को भली भांति ये फॉलो करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय शासक होंगे, ब्राह्मणों का कार्य कुछ और दिया गया है। दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था के जो है आपस में वर्णों के मध्य जो विवाह है उस पर इन्होंने रोक लगाई। साथ ही साथ ये दावा करते हैं कि ये समाज में प्रचलित सभी नियमों को भली भांति पूरा करवाने का दावा करते हैं। तो देखिए अपवाद क्या है? एक तो ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने ये शासन कार्य कर रहे थे। दूसरा हम देखें कि इन्होंने ये कहते वर्णों के बीच विवाह नहीं, उसको प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो रुद्रदामन है जो हमारी वर्ण व्यवस्था से बाहर है उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए रुद्रदामन के साथ। और तीसरी चीज आपको मैंने बताई थी कल कि दो तरह के विवाह थे, अंतर विवाह और बहिर्विवाह। अंतर विवाह और बहिर्विवाह, इनमें सबसे बेस्ट बहिर्विवाह माना था अपने गोत्र, अपने क्षेत्र, अपने मूल निवास स्थान, अपने कुल से बाहर विवाह करना। अंतर जाति यानी इन सब के भीतर इसी अपने कुल, अपने गोत्र, अपने मूल निवास स्थान, अपने सगे संबंधियों के मध्य ही विवाह करना।
इसे अच्छा नहीं माना गया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सातवाहनों में अंतर विवाह के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक था एक क्षत्रिय शासक कि समाज में प्रचलित जो मान्यताएं थी उनके अनुसार 4 वर्णों में समाज बटा था। चारों वर्णों की अपनी आजीविका थी। आदर्श जो आजीविका है ऑक्यूपेशन, उसके अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो नियम है ये 100% फॉलो नहीं होते थे। इसमें कुछ उदाहरण बताए हैं अक्षत्रिय शासकों के, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, शुंग और कर्ण वंश है, शक वंश है और सातवाहन है। और सातवाहन जो ये दावा करते हैं कि क्षत्रियों से कहीं बेहतर वो शासक हैं, वो और वर्ण व्यवस्था को भलीभांति लागू करवाते हैं, उनके खुद के कई अपवाद यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं जातीय और सामाजिक गतिशीलता। जातीय और सामाजिक गतिशीलता में आप क्या समझ पा रहे हैं? इसका ये अभिप्राय है कि इस समाज में इस समय वर्ण जो हैं उनकी संख्या तो लगभग सीमित थी, लेकिन प्रत्येक वर्ण में अनेक जातियां थी। तो देखिए इनको हम समझते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता। हम ये बात समझे कि जो वर्ण है, वर्ण तो निश्चित थे, फिक्स, कितने? 4, और प्रत्येक वर्ण में अनेक जातियां थी, ठीक है। और ये जातियां जो है इनकी संख्या निश्चित नहीं थी, अनिश्चित संख्या थी, असंख्य जातियां थी। अब क्या हुआ, जातीय बंधन थोड़े ढीले भी पड़ने लगे, नगरों का विकास हुआ, लोग 100% रूल्स को फॉलो भी नहीं करते। साथ ही साथ जो जातियां हैं उनमें कुछ गतिशीलता नजर आती है। सामाजिक गतिशीलता के साथ नई नई जातियों का उद्भव होता है। तो क्या होता है, कालांतर में यानी समय के साथ साथ जो जातियां हैं उनमें बहुत सारी उपजातियों का उदय होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है ब्राह्मणों के लिए कि जो समाज का ढांचा है जिसमें आपने 4 वर्ण बना दिए, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रत्येक में असंख्य जातियां शामिल की गई हैं। अब जब कोई और जाति नई विकसित होती है तो उसे किस तरह से इस ढांचे में फिर से फिट किया जाए, ये बहुधा एक जटिल प्रक्रिया है। तो देखिए कालांतर में क्या बताया कि अनेक जो जातियों में उपजातियां बन गई, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर आपने मूल निवास स्थान जो है उसमें परिवर्तन आया, पूर्व से चली आ रही कोई परंपरा है उसमें कोई परिवर्तन आया, आपने ज्ञान की कोई नई शाखा जो है उसको सीख लिया, या आपने अपनी आजीविका है उसमें परिवर्तन कर लिया, या कोई परंपरा जो चली आ रही है या कोई अन्य विशेषता, कोई अन्य परिवर्तन आ गया। किसी भी कारण से अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसके परिणाम स्वरूप नई जाति का उदय हो जाता था। उदाहरण के लिए हम देखें, हमें जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, साथ ही साथ जो बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ अभिलेख हैं और अन्य जो स्रोत हैं, उनसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। क्या साक्ष्य मिलते हैं? अनेक ब्राह्मणों के जिनको कृषि कार्य करते हुए, गौ पालन करते हुए, टोकरी आदि का निर्माण करते हुए, यानी अलग अलग कार्य करते हुए दिखाया। इसी प्रकार क्षत्रियों का भी एग्जाम्पल मिलता है, जिनको कृषि कार्य करते हुए और अन्य जो उत्पादन, अन्य कार्य करते हुए दिखाया है। और साथ ही साथ समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आई, उनकी प्रतिष्ठा यथावत बनी हुई है। यानी समाज में आवश्यकता के अनुसार लोगों द्वारा धीरे धीरे अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन बदले भी जा रहे थे, जिसके कारण नई नई जातियां उपजातियां विकसित हो रही थी। और इस तरह की जातियां उपजातियों को उस ढांचे में फिट करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कई बार एक ही प्रकार के कार्य में जो लगे लोग हैं, कार्य या व्यवसाय,
उसमें जो लगे लोग हैं उनको एक साथ एक श्रेणी में शामिल कर दिया जाता था। श्रेणी हम पढ़ चुके हैं, श्रेणी या गिल्ड एक ही प्रकार के उत्पादन में लगे लोगों का समूह। तो जो श्रेणी है उसकी सदस्यता जो है, उस सदस्यता का आधार होता था आपका जो कौशल है, आपकी कार्य कुशलता, आप किस काम को करने में एक्सपर्ट है। लेकिन कई बार ये जो सदस्य थे ये एक से अधिक कार्य भी करते थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक रेशम बुनकरों का एक एग्जाम्पल दिया है। रेशम बुनकर एक इनकी श्रेणी थी। ये गुजरात का जो लाट प्रदेश है, गुजरात का, वहां से माइग्रेट होकर ये मंदसौर आए, मंदसौर एमपी, क्योंकि यहाँ इन्होंने यहाँ की राजा के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी थी, रोजगार के नए अवसरों की तलाश में यहाँ मूव कर गए। इसका एग्जाम्पल दिया है। साथ ही साथ ये बताया है कि रेशम बुनकरों के द्वारा, यानी ये अपना काम तो कर ही रहे हैं, दूसरा सामूहिक रूप से इनके द्वारा एक सूर्य जो मंदिर है उसके निर्माण में भी योगदान दिया गया। यानी कुल मिला के एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग कार्यों में भी लगा हुआ है। इससे भी नई जातियों का विकास होता है। कुछ स्थान पर हमें और एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण, वणिक, क्षत्रिय, वणिक। और वणिक शब्द जो है उसको अगर हम थोड़ा व्यापक अर्थ में देखें तो वो व्यापार से संबंधित है, उत्पादन कार्य से संबंधित है। तो ऐसे ब्राह्मण जो कि व्यापार आदि उत्पादन कार्य में लगे थे, ऐसे क्षत्रिय जो उत्पादन कार्य में लगे थे। यानी कुल मिला के यहाँ जो हमारा वर्ण व्यवस्था का जो ढांचा है जिसमें 4 ऑक्यूपेशन फिक्स किए हैं, उनको 100% फॉलो नहीं किया जाता था और उस कारण से अनेक उपजातियों का विकास हुआ। तो इस प्रकार हमारा क्षत्रिय शासक और जातीय व सामाजिक गतिशीलता टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए अब हम 2 हमारे जो टॉपिक हैं, 4 वर्णों से परे एकीकरण, इसको देखते हैं। कोई बात नहीं। तो आइए हम देखते हैं 4 वर्णों से परे एकीकरण। यानी समाज में 4 वर्ण थे, लेकिन कुछ समूह इस प्रकार के भी थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। ठीक है, और इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे जिन्हें ये असभ्य मानते थे, जिन्हें ये, चूंकि ये असंस्कृत भाषी थे। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन से समूह थे? इसमें 2 समूह थे। एक तो थे निषाद यानी शिकारी, और दूसरे थे कृषक यानी यायावर, पशुपालक। तो इस तरीके से जो हमारा ढांचा है 4 वर्णों का, उससे परे भी कुछ ऐसे वर्ण थे, कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको इस ढांचे में शामिल नहीं किया गया। हम उनका जिक्र कर रहे हैं। उन्हें ये असभ्य मानते थे, ये मानते थे। इसमें देखिए निषाद और शिकार, ये बेसिकली क्या करते थे? ये शिकार करते थे, फूड कलेक्शन, खाद्य संग्रहण करते थे, और बेसिकली ये जंगलों में, वनों में निवास करते थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपने स्टोरी सुनी होगी एकलव्य, निषाद की और द्रोण की। दूसरा हम यायावर पशुचारकों की बात करें, ये यायावर थे, घूम घूम कर पशुपालन करते थे ये। तो इन्हें भी जो हमारा कृषि ढांचा है, कृषि कर्मी जो है, उस ढांचे में शामिल करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इतिहासकार इन्हें क्या मानते थे? इतिहासकार इन्हें अपनी जो सामाजिक ढांचा है, इतिहासकार मतलब आरंभिक जो ब्राह्मणीय व्यवस्था, उसके अनुसार इसे सामाजिक ढांचे से बाहर माना गया। इन्हें असभ्य, बर्बर माना गया और इनके साथ सीमित अंतःक्रिया देखने को मिलती है। अनेक हमें प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें ये ज्ञात होता है कि अनेक बार इन समुदायों का स्थायी बसे जो समुदाय हैं, स्थायी बसे जो समुदाय हैं, उनके साथ संपर्क हमें देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार ये मानना था कि ये उस ढांचे में फिट नहीं हो सकते, ऐसे कुछ समुदाय हैं। इस पर सीबीएसई का 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ साल पहले आया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं नया टॉपिक, 4 वर्णों के से परे अधीनता व संघर्ष। इसमें हम देखेंगे बेसिकली समाज के ऐसे वर्ण जिनको इस वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया और जिनको समाज में बहुत ही निम्न माना गया। तो देखिए, 4 वर्णों से परे अधीनता व संघर्ष। तो बेसिकली समाज में जो एक वर्ग है, यानी सामाजिक जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो हमारी ब्राह्मणीय परंपरा है, उसके अनुसार क्या माना? उसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। दूसरी बात, कुछ जो कार्य हैं, कुछ कार्यों को बहुत ही पवित्र माना गया। क्या माना गया? पवित्र। और कुछ कार्यों को कैसा माना गया? बहुत ही निम्न और निकृष्ट माना गया। ठीक है। जिन कार्यों को पवित्र माना गया उसमें शिक्षा का कार्य है, वेदों का अध्ययन अध्यापन। इसको करवाने वाले जो समुदाय है ब्राह्मण, उसको समाज में उच्च स्थान दिया गया। कुछ जो लोग हैं जिनको निम्न माना गया कुछ कार्यों को, वो कार्य हैं जैसे मरे हुए जो पशु हैं उनको जलाना, उनकी चर्म यानी स्किन उतारना, या जिन लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं है उन लोगों का अंतःकरण करना, अंतिम संस्कार। तो इस तरह से समाज में फिक्स कर दिया कि कुछ कार्य बहुत ही पवित्र हैं और कुछ को बहुत ही निम्न माना गया। इन कार्यों को करने वाले लोगों को दूषित माना गया। दूषित के साथ इन्हें अस्पृश्य भी कहा गया और साथ ही साथ इसमें हमें चांडाल का भी उल्लेख मिलता है। यानी कुल मिलाके ये जो वर्ण के लोग हैं जो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो समाज में पवित्र मानते हैं, ये इन लोगों से जिनको समाज में दूषित माना गया है, इनसे किसी भी प्रकार का संपर्क या इनके हाथ का दिया हुआ भोजन या इनको देखने मात्र से अपने आप को मानते हैं कि हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसी उस समय धारणा प्रचलित थी। तो अब इनकी स्थिति कैसी थी चांडालों की, हम देखें। मनुस्मृति हम देख चुके हैं, हमारा विधि ग्रंथ। मनुस्मृति के अनुसार ये जो चांडाल थे ये कहाँ निवास करते थे? ये नगर के बाहर, नगर या शहर के बाहर। ये जो मरे हुए जो लोग थे उनके वस्त्र, उनके बर्तन यूज करते थे। जो लोग फेंक देते हैं उसी तरह के फेंके हुए बर्तन भी यूज करते थे। इसी प्रकार के आभूषण, बर्तन जो कोई मरे हुए नहीं या किसी ने फेंक दिए हैं। साथ ही साथ इनका कार्य मैं बता चुकी हूँ, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है। मरे हुए जो पशु हैं उनको उठाते थे, उनकी चर्म उतारते थे, इस तरह के कार्य करते थे। इनको शहर में रात्रि में आने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि रात्रि में कोई सूचना नहीं दे पाएंगे। तो जब भी ये शहर में प्रवेश करेंगे तो ये एक ध्वनि, एक पत्थरों से, लकड़ी से या करताल जो है उससे एक ध्वनि निकालेंगे ताकि लोगों को सूचना मिल जाए कि शहर में आ रहे हैं, ताकि जो लोगों की मान्यता थी हम इनको देख के दूषित हो जाएंगे, वो घरों में घुस जाए। यानी कुल मिलाके उस समय की ये धारणा थी। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। इनके बारे में विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने भी अपने वृतांतों में लिखा है। चीनी जो विदेश यात्री थे फाशियन और श्वेन त्सांग, फाशियन श्वेन त्सांग जो हैं उन्होंने भी अपने विवरणों में क्या बताया कि ये जो चांडाल हैं इन्हें अस्पृश्य माना गया और ये शहर से बाहर निवास करते थे। साथ ही साथ इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये वधिक का कार्य करते थे। ये मरे हुए जो लोग हैं उनके वस्त्र बर्तनों को यूज करते थे और संभवतः इन्होंने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी कि शायद इनके भाग्य में यही लिखा है और इसको ये फॉलो करते थे। पर कभी कभी जब इनके साथ ज्यादा अमानवीय व्यवहार होता था
तो वो विरोध कर देते थे। ऐसी एक स्टोरी है मातंग ऋषि की। तो इस प्रकार हमने देखा सामाजिक विषमताएं 600 BC टू 600 AD के बीच कि समाज में क्या क्या विषमताएं थी। उसमें हमने पहला टॉपिक देखा वर्ण व्यवस्था, समाज 4 वर्णों में बटा था, उसे लागू करने के तरीके। दूसरा हमने देखा कि सभी राजा क्षत्रिय नहीं होते थे, यानी नियमों को 100% फॉलो नहीं किया जाता था। तीसरा हमने देखा कि जातियों में किस तरह से नई उपजातियां विकसित होती हैं। चौथा हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था से बाहर निषाद और कृषक जो पशुपालक थे, यायावर पशुपालक। पांचवा हमने देखा कुछ समाजों को अस्पृश्य और निम्न माना गया, वो शहर से बाहर रहते थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कलेक्टिवली एक बड़ा टॉपिक है, वैसे इसमें सारे नए टॉपिक बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।